हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के पी स्टडी में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर का प्रश्नावली 3.5 कवर करेंगे। ये मेरा इस एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 में शामिल टोटल 4 प्रश्न और क्वेश्चन नंबर 2 में शामिल टोटल 2 प्रश्न, ठीक है, इन सारे प्रश्नों को हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो आपके स्क्रीन पे जो फर्स्ट प्रश्न है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल नहीं है, ठीक है, किसका एक अद्वितीय हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ठीक है, किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं यानी अनंत हल हैं। तो आगे कह रहा है कि अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात करें, ठीक है, यानी अगर समीकरण का अद्वितीय हल है तो उस स्थिति में उसे आप वज्र गुणन विधि से उसका हल ज्ञात करें, ठीक है, यानी x और y का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अद्वितीय हल के लिए कंडीशन क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए कंडीशन क्या होता है, ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए कंडीशन क्या होता है, ठीक है, अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या होता है, और अद्वितीय हल नहीं के लिए मतलब कोई हल नहीं होने के लिए क्या कंडीशन होता है, कोई हल नहीं होने के लिए कंडीशन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम पहले इन तीनों चीज़ को समझते हैं, ठीक है, फिर हम प्रश्न को अच्छे से कवर करेंगे। तो देखिए, आप जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, जो सिंपलिस्ट फॉर्म, ठीक है, या इसी को हम सामान्य रूप भी लिखते हैं। तो व्यापक रूप या सामान्य रूप या सिंपलिस्ट फॉर्म आप जानते हैं क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और फिर होता है दूसरा समीकरण का a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। पहला समीकरण के लिए क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये फर्स्ट समीकरण के लिए, और दूसरे समीकरण के लिए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये समीकरण 2 के लिए। इसमें जहां आप देख रहे हैं कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये सारे जो हैं ये क्या है, एक वास्तविक संख्या है। लिख लीजिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है, एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। और वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, आप जानते हैं कि परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है उसी को क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या कहा जाता है, यानी रियल नंबर कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए, अद्वितीय हल होने के लिए क्या कंडीशन होता है, अद्वितीय का मतलब जिसके समान दूसरा कोई ना हो, मतलब जिसके समान कोई दूसरा ना हो, इसका मतलब वो स्वयं होगा, मतलब अकेला होगा, ठीक है, यानी अद्वितीय हल कहने का मतलब है कि केवल एक हल, ठीक है, केवल एक हल, ठीक है। और प्रश्न में यही कह रहा है कि अगर केवल एक हल है ना, यानी अद्वितीय हल है ना, तभी उसे आप वज्र गुणन विधि से उसका मूल ज्ञात करें या उसका हल ज्ञात करें, ठीक है, केवल एक हल के कंडीशन में, यानी अद्वितीय हल के कंडीशन में। तो अद्वितीय हल होने का शर्त क्या होता है कि a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, ठीक है। अगर a1 बटे a2 का अनुपात b1 बटे b2 के अनुपात के बराबर नहीं होगा, तब उस समीकरण का जो हल होगा क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, ठीक है। अगर इसका हम ग्राफीय निरूपण की बात करें, ग्राफीय हल क्या होगा या इसका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, तो देखिए ये स्टार्टिंग में ही एक दूसरे को कट कर दिया, ठीक है, यानी प्रतिच्छेद कर दिया, तो हम इसको लिखेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। कौन सी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। यानी जब आप इस समीकरण का ग्राफ बनाइएगा तो दोनों समीकरण का ग्राफ आपस में क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ठीक है, यानी प्रतिच्छेद कर जाएगा। तो जब ये प्रतिच्छेद करेगा तो देखिए कितने बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, तो आप कहिएगा एक बिंदु पे, ठीक है, यानी इसका कितना हल होगा, एक हल होगा। एक बिंदु पे प्रतिच्छेद, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो एक ही बिंदु पे करती हैं ना, तो इसका एक हल, ठीक है। अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए क्या कंडीशन है कि जब आपका तीनों अनुपात बराबर हो, a1 बटे a2 का, b1 बटे b2 और c1 बटे c2, ठीक है, यानी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, ठीक है। जब ये तीनों अनुपात आपस में बराबर हों तब उसका कितना हल होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल, या फिर इसी को बोलते हैं अनंत हल, ठीक है, अनंत हल, ठीक है। अपरिमित रूप से अनेक हल बोलिए या फिर अनंत हल, ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है, यानी तीनों अनुपात बराबर होना चाहिए, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अगर हम इसका ग्राफीय निरूपण की बात करें कि ग्राफीय निरूपण कैसा होगा,
ठीक है। तो देखिए ध्यान से समझिए, तीनों बराबर है ना, तीनों बराबर है, इसका किसी के साथ कोई झगड़ा ही नहीं है। मतलब इसमें एक रेखा पे दूसरा रेखा आएगा, मतलब एक ही ग्राफ पे दोनों आएंगे, ठीक है। यानी पहला समीकरण का जो ग्राफ होगा वही दूसरा समीकरण का भी होगा, मतलब एक ही रेखा पे दोनों समीकरण का ग्राफ होगा, यानी समपाती रेखा। कैसा रेखा होगा? समपाती रेखा, ठीक है। बात समझ रहे हैं? समपाती रेखा का मतलब एक ही रेखा पे दूसरा भी रेखा, ठीक है। आप देखिए एक रेखा पे अगर दूसरा रेखा है तो बताइए कितने बार एक दूसरे को कट कर रहा है, आराम से सोचिए। तो देखिए कोई भी रेखा जो होता है वो अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है, इसी अनंत बिंदु पे फिर एक अनंत बिंदु आ रहा है तो अनंत बार कट करेगा। तो अनंत बार कट कर रहा है या अनंत बार प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसके हल भी कितने होंगे? अनंत हल होंगे। आप ऐसे याद रखिए, ठीक है। संपाती का मतलब एक दूसरे पे है, तो एक दूसरे पर है तो कई बार एक दूसरे को कट कर रहा है, ठीक है। तो इसका ग्राफीय निरूपण क्या होगा? संपाती रेखा, और हल क्या होगा? इसका बीजगणितीय हल होगा अनंत हल, ठीक है, या अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों समझ में आ गया होगा। और द्वितीय हल में ग्राफीय निरूपण कैसा होता है? प्रतिच्छेदी रेखा। तो प्रतिच्छेदी करेगा मतलब प्रतिच्छेद करेगा तो एक बिंदु पे करेगा तो एक हल, ठीक है। और संपाती रेखाएं एक दूसरे पे रहती हैं, रेखाएं एक दूसरे पे, तो एक दूसरे पे जब रेखाएं होंगी तो कई बार एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है। तो इसका हल भी कितना हो जाएगा? आपका अनंत हल हो जाएगा। अब देखिए कोई हल नहीं होने का कंडीशन क्या है, ध्यान समझिए। इसमें क्या होता है कि a1/a2 बराबर b1/b2। इसका a1/a2 का अनुपात बराबर होता है b1/b2 का अनुपात से, लेकिन इसका c1/c2 के अनुपात के बराबर नहीं होता है, ठीक है। यानी इसमें क्या हल कंडीशन होता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो समीकरण का हल होता है, ठीक है, बीजगणितीय हल, उसका कोई हल नहीं होता है, ठीक है। यानी कोई हल नहीं निकाला जा सकता है। तो इसका अगर हम ग्राफीय निरूपण की बात करें, ग्राफीय निरूपण कैसा होगा तो ध्यान से समझिए। जब दो रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी तो कब कभी नहीं काटेगी? आप ध्यान से सोचिए कि दो रेखाखंड या दो रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो ऐसा कब पॉसिबल है? जब वो दोनों रेखाएं समानांतर होंगी, ठीक है। जब दो रेखाएं समानांतर होंगी तो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका जो ग्राफीय निरूपण होगा क्या होगा? समानांतर रेखा, ठीक है, समांतर रेखा। तो समांतर रेखा का मतलब क्या होता है कि समान हो अंतर, जिसके हर जगह अंतर समान होगा। अगर यहाँ 5 सेंटीमीटर है तो काफ़ी दूरी जाने के बाद भी दोनों रेखाओं के बीच का 5 सेंटीमीटर का ही गैप बनेगा, ठीक है। तो समानांतर रेखा होने की कंडीशन में उस समीकरण का कोई हल नहीं होता है, क्योंकि एक बार भी प्रतिच्छेद वो नहीं करता है। प्रतिच्छेद करेगा तभी तो हल होगा ना, कोई प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है तो इसका कोई हल नहीं होगा। और प्रश्न में कह रहा है कि अगर अद्वितीय हल है तब इस समीकरण को वज्र गुणन विधि से हल करें। तो अद्वितीय हल का कंडीशन आप जान ही गए होंगे, क्या होता है? a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। अगर ऐसा आ रहा है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है, तब हम क्या करेंगे? इसका हल वज्र गुणन विधि से ज्ञात करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं वज्र गुणन विधि क्या होता है। वज्र गुणन विधि, ठीक है, वज्र गुणन विधि, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ध्यान से समझिए, ठीक है। वज्र गुणन विधि जो है, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले दो चरों वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप जानना पड़ेगा, ठीक है। सामान्य रूप आप जानते हैं क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। ये आपका समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब आप इससे पहले वाले चैप्टर में विलोपन विधि जानते होंगे। कौन सा विधि? विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि विलोपन विधि से x और y का मान निकालते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं इलिमिनेशन मेथड, ठीक है, विलोपन विधि या फिर इलिमिनेशन मेथड। तो विलोपन विधि से हम क्या करते हैं? इस दोनों समीकरण से x और y का मान निकालते हैं। तो x और y का मान निकालने के लिए आप जानते हैं कि किसी एक चर का मान को आपको क्या करना पड़ता है? लोप करना पड़ता है या इलिमिनेट करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं? इसमें y वाले को इलिमिनेट करके x का मान निकालते हैं, ठीक है। y को इलिमिनेट करेंगे तो x का मान निकल के आएगा। तो यहाँ देखिए y का कोफिशिएंट b1 है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट b2 है, ठीक है। तो b1 और b2 का एलसीएम क्या हो जाएगा? b1 b2 का एलसीएम
आप जानते हैं क्या होगा, B1 B2 होगा। इसमें B1 तो है लेकिन B2 नहीं है, तो B2 से गुना कर दीजिए। इसमें B2 है लेकिन B1 नहीं है, तो इसमें B1 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो B1 में B2 से गुना करने पे B1 B2 मिल जाएगा, और फिर B2 में B1 से गुना करेंगे तो B1 B2 मिल जाएगा। ठीक है, और करके क्या करेंगे, दोनों समीकरण को, मतलब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, जैसा कि हमने इससे पहले वाले एक्सरसाइज में किया है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 में B2 से एवं समीकरण 2 में B1 से गुना करके, B1 से गुना करके घटाने पर। ठीक है, ठीक है, ऐसा हम सिर्फ एक ही प्रश्न में करेंगे। ठीक है, एक ही प्रश्न में हम इतना डिटेल से बताएंगे। ये हम बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या रूल अप्लाई होता है उसको समझाने के लिए आपको इतना डिटेल से बता रहे हैं। ठीक है, आप घबराइएगा मत, ये इतना हम सारे प्रश्न में इतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे। ठीक है, बस इसको आप अच्छे से समझिए पहले। ठीक है, देखिए हम इसमें अगर समीकरण 1 में B2 से गुना करते हैं तो क्या आएगा, A1x गुने B2 करेंगे तो क्या होगा, A1 B2x प्लस B1y में B2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, B1 B2y प्लस C1 में B2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, B2 C1। ठीक, अल्फ़ाबेटिकल लिखिए तो बेहतर रहेगा। बराबर 0 गुने B2 करने पे 0। फिर देखिए B1 से समीकरण 2 में गुना करिए तो क्या होगा, A2 B1x प्लस B1 B2y प्लस B1 C2 बराबर 0। ठीक है, आप चूंकि घटा रहे हैं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि y का जो कॉफिशिएंट है, यहाँ भी B1 B2y और नीचे भी है B1 B2y, तो एक प्लस में है एक माइनस में है, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो बचा क्या आपका, देखिए ऊपर बचा इसमें A1 B2x और नीचे है माइनस A2 B1x, इधर है प्लस B2 C1 माइनस B1 C2 बराबर 0। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, इन दोनों में से x कॉमन हो रहा है। ठीक है, तो x को कॉमन कर लीजिए, इधर क्या बचेगा आपका A1 B2 माइनस इसमें क्या बचेगा A2 B1। इधर वाले पक्ष को आप लेके RHS की तरफ लेके चले जाइए, तो इधर माइनस B1 C2 है, इधर आएगा तो क्या होगा प्लस B1 C2, इधर प्लस B2 C1 है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस B2 C1। ठीक है, ये निकल के आ गया। तो यहाँ से अगर हम पूछे आपसे कि x का मान क्या निकल के आएगा, तो x बराबर क्या होगा, इधर ये A1 B2 माइनस A2 B1 गुना में है। ठीक है, ध्यान से समझिए, इधर ये गुना में है, इस साइड आएगा तो भाग होगा, यानी इधर पहले से है आपका B1 C2 माइनस B2 C1, इधर बटे क्या हो जाएगा आपका A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, ये आपका x का मान निकल के आ गया। ध्यान से समझिए, x का मान क्या निकल के आ गया आपका B1 C2 माइनस B2 C1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, ये x का मान निकला। अब हम क्या करते हैं कि फिर समीकरण का व्यापक रूप लिखते हैं। ये तो x का मान निकला, अब हम y का मान निकालते हैं। ठीक है, और वो भी विलोपन विधि से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम समीकरण का सामान्य रूप या व्यापक रूप लिखते हैं। ठीक है, सामान्य रूप क्या होता है समीकरण का, तो आप जानते हैं A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, फिर होता है A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। अब चूंकि हम y का मान निकालेंगे तो x को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, तो x का कोफिशिएंट देखिए क्या है आपका A1 है और इसमें है A2, तो A1 A2 का एलसीएम क्या होगा, A1 A2 ही होगा। ठीक है, तो ये आपका समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 में A2 से गुना कर दीजिए और समीकरण 2 में A1 से। ठीक है, तभी तो ये A1 A2 के बराबर होगा। ठीक है, और दोनों को गुना करके क्या करेंगे, घटा देंगे, जैसा कि हमने पहले किया है। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में A2 से एवं समीकरण 2 में A1 से गुना करके, 2 में A1 से गुना करके घटाने पर। ठीक है, ध्यान से समझिए, देखिए समीकरण 1 में अगर आप A2 से गुना करते हैं तो क्या मान होगा, A1 A2x प्लस B1y में A2 से गुना करेंगे तो क्या होगा A2 B1y प्लस C1 में A2 से गुना करेंगे तो क्या होगा A2 C1 बराबर 0। ठीक है, फिर A1 से इस पूरे समीकरण में गुना करिए समीकरण 2 में, तो लिखेंगे A1 A2x प्लस A1 B2y प्लस इधर क्या होगा A1 C2 बराबर 0। ठीक है, अब इसको घटा रहे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा,
ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। तो देखिए ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, तो बचा क्या ऊपर आपका इसमें, तो देखिए इसमें बच गया आपका a2b1y माइनस a1b2y, इसमें बचा प्लस a2c1 माइनस a1c2 बराबर 0। देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या हो रहा है, तो देखिए इन दोनों में से कॉमन आपका y हो रहा है, ठीक है। तो इसमें बच रहा है आपका a2b1 माइनस इसमें a1b2। देखिए इन सारे टर्म को लेके आप RHS की तरफ लेके जाएं तो इधर माइनस a1c2 है, इधर आएगा तो क्या होगा प्लस a1c2, इधर प्लस a2c1 है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस a2c1, ठीक है। तो देखिए यहाँ से y का मान क्या निकल के आएगा, इधर है आपका a1c2 माइनस a2c1, इधर बटे इधर ये गुना में है पूरा टर्म, ठीक है, इधर आएगा तो भाग होगा, यानी a2b1 माइनस a1b2, ठीक है। ये आपका y का मान निकल के आ गया। तो इस प्रकार से आपने देखिए x का मान क्या निकाला है, b1c2 माइनस b2c1 बटे a1b2 माइनस a2b1। तो चलिए इस प्रकार से हम क्या करते हैं, देखिए x का मान क्या निकल के आया था, b1c2 माइनस b2c1 बटे a1b2 माइनस a2b1, ठीक है। हम नेक्स्ट पेज में x और y का मान लिखते हैं। x का मान निकल के क्या आया था आपका b1c2 माइनस b2c1 बटे a1b2 माइनस a2b1, ठीक है। देखिए ऐसा आपको करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम आपको बस समझा रहे हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में जो हम अप्लाई करेंगे मेथड, वो किस प्रकार से आया है, ठीक है। आप बस इसको आराम से थ्योरी समझ के इसको पढ़िए, समझिए, ठीक है। और y का मान क्या निकल के आया है आपका, y बराबर a1c2 माइनस a2c1 बटे a1b2 माइनस a2b1, ठीक है। आप ध्यान से एक चीज़ देख रहे होंगे कि दोनों का जो नीचे वाला पद है ना, यानी हर है ना, ये दोनों सेम है, ठीक है, दोनों क्या है, सेम है। तो हम क्या करते हैं, इसको इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए ऊपर अगर किसी चीज़ से गुना नहीं है तो एक से गुना है, और इसमें भी किसी चीज़ से गुना नहीं है तो एक से गुना है, यानी हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से x बटे इधर ये b1c2 माइनस b2c1 गुना में है, इधर आएगा तो भाग होगा, यानी लिखेंगे b1c2 माइनस b2c1 बराबर इधर क्या बचा आपका 1 बटे a1b2 माइनस a2b1, ठीक है। ध्यान से समझिए, इसी प्रकार से हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे y बराबर या y बटे इधर ये a1c2 माइनस a2c1 गुना में है, इधर आएगा तो भाग होगा, यानी a1c2 माइनस a2c1 y बटे a1c2 माइनस a2c1 बराबर इधर क्या बचा आपका 1 बटे a1b2 माइनस a2b1, ठीक है। तो एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि दोनों समीकरण में, दोनों में हम क्या देख रहे हैं कि 1 बटे a1b2 माइनस a2b1 आ रहा है, इधर भी 1 बटे a1b2 माइनस a2b1। तो अगर हम इस तीनों की तुलना करें, इसका और इसका तुलना करें, तो हम लिख सकते हैं कि x बटे b1c2 माइनस b2c1 बराबर y बटे a1c2 माइनस a2c1 बराबर 1 बटे ये दोनों किसके बराबर है, ये पद और ये पद दोनों देखिए किसके बराबर है, 1 बटे एक बटे a1b2 माइनस a2b1 के बराबर है, 1 बटे a1b2 माइनस a2b1 के बराबर है दोनों पद, ठीक है। यानी इसके बराबर ये है और ये इसके बराबर है, तो तीनों एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है। अब इसी को हम इस प्रकार से लिखेंगे, देखिए जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम यहाँ से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए आपका x है, ऊपर क्या क्या है, x है, y है और 1 है, ठीक है। हमको मेन यही समझाना था आपको, ठीक है, कि ये कैसे आ रहा है, x है, y है और फिर 1 है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों छोर पे b1 b2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। b1 नीचे b2, इसमें भी b1 और नीचे b2, ठीक है। इतना आया समझ में, दोनों छोर में हमने क्या लिखा, b1 b2, ठीक है। अब देखिए b के बाद क्या होता है और b से पहले क्या होता है, तो पहले b के बाद देखते हैं, तो b के बाद c होता है तो c1 c2, और b के पहले क्या होता है, a1 a2, b के पहले a होता है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, a1 a2। इतना समझ में आया, इसको किस प्रकार से सजाए पहले ध्यान से समझिए, दोनों तरफ b1 b2 लिखेंगे, ठीक है, दोनों तरफ हमने लिख दिया b1 b2। तो b के बाद क्या होता है c, और b से पहले क्या होता है a, b के बाद c और b के पहले a, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, देखिए क्रॉस करिए, b1 को c2 से
और फिर B2 को C1 से, ठीक है। पहले ऊपर से नीचे आएंगे और फिर नीचे से ऊपर जाएंगे, इसी प्रकार से सब में करेंगे। इसमें भी पहले ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर, ठीक है। इसमें भी पहले ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर, ठीक है। हम सारे प्रश्न में इसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। ये x रहेगा ऊपर में x बटे B1 C2 और फिर माइनस साइन लगेगा माइनस। इसमें भी y रहेगा ऊपर में, चाहे तो आप इसको y को बीच में लिख लें, ठीक है। y को बीचों बीच लिखें इस तरह से y, तो y ऊपर बटा में रहेगा, ऊपर रहेगा, ठीक है। बटे नीचे क्या होगा C1 A2 बटे C2 A1, ठीक है, यही होगा ना। अब फिर इसमें देखिए, इसमें भी होगा आपका 1 बटे बराबर होगा 1 बटे, इसको बीच में लिखिए, लिखेंगे 1 बटे A1 B2 बटे A2 B1, ठीक है। तो चलिए हम बारी बारी से आराम से समझते हैं इसको, ठीक है, प्रश्न के माध्यम से। चलिए प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न कहता है कि x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0 और फिर है 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। तो पहले देखना है कि क्या इसका अद्वितीय हल है। आपको प्रश्न में कह रखा है कि सिर्फ अद्वितीय हल के कंडीशन में ही इसे आप वज्र गुणन विधि से सॉल्व करें, ठीक है। तो इसमें देखिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण से आप तुलना करिए, तो लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इस समीकरण को लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इसमें देखिए a1 का मान कितना निकल के आएगा, यानी x का कोफिशिएंट, यानी a1 का मान 1, b1 का मान क्या होगा y का कोफिशिएंट यानी -3 और c1 कितना होगा आपका -3। इसमें देखिए a2 का मान क्या हो जाएगा आपका 3, b2 का मान -9 और c2 का मान होगा आपका -2, ठीक है। तो अब हम अनुपात निकालते हैं, लिखेंगे a1 बटे a2, तो a1 बटे a2 कितना निकल के आएगा आपका 1 बटे 3, ठीक है। इसी प्रकार से b1 बटे b2 करिए, तो कितना निकल के आएगा आपका -3 बटे -9, कैंसिल होगा, 3 एकाएं 3, 3 तियाएं 9, यानी 1 बटे 3 आ गया। और c1 बटे c2 निकालिए, क्या निकल के आएगा आपका -3 बटे -2, यानी कैंसिल आउट होके कितना आएगा 3 बटे 2। यानी हम क्या देख रहे हैं यहाँ से, हम देख रहे हैं कि a1 बटे a2 बराबर है किसके, b1 बटे b2 के। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, लेकिन बराबर नहीं है क्या c1 बटे c2। a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। तो इस कंडीशन के लिए हम आपको बताए हैं कि इस कंडीशन में जो ग्राफीय हल होता है क्या होता है, समानांतर रेखा होता है। ग्राफीय हल समानांतर रेखा होता है। तो जब समानांतर रेखा होगा तो क्या ये एक दूसरे को कहीं कट करेगा, कहीं भी नहीं कट करेगा, यानी इसका कोई हल नहीं होगा। इस कंडीशन में इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं है। और कोई हल नहीं है इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, अद्वितीय हल नहीं है, ठीक है, अद्वितीय हल नहीं। तो इस कंडीशन में आपको इस समीकरण का हल निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 को, ठीक है। यानी इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको प्रश्न में ही कहा है कि अद्वितीय हल होगा तभी आप लगाएं। तो चलिए प्रश्न संख्या 2 को देखिए। चलिए प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने, 2x प्लस वाई बराबर 5, इधर है 3x प्लस 2y बराबर 8। पहले इसको दो चरों वाले रैखिक समीकरण के सामान्य रूप में लाइए। तो इसको लिखेंगे 2x प्लस वाई, इधर +5 है, इधर आएगा तो -5। इस साइड में लिखेंगे 3x प्लस 2y, इधर +8 है, इस साइड आएगा तो -8 बराबर 0। अब देखिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण के सामान्य रूप से इसकी तुलना करिए। तो लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इसको क्या लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से देखिए a1 का मान क्या निकल के आएगा आपका 2, b1 का मान 1 और c1 का मान -5, ठीक है। इसमें देखिए इस समीकरण में, समीकरण 2 में a2 का मान क्या होगा आपका 3, a2 का मान 3, b2 का मान क्या हो जाएगा आपका 2 और c2 का मान क्या होगा आपका -8, ठीक है। आप इसका अनुपात निकालिए, a1 बटे a2 को लिखेंगे 2 बटे 3। अब देखिए b1 बटे b2 कितना निकल के आएगा आपका 1 बटे 2 और c1 बटे c2 कितना निकल के आएगा, आप लिखेंगे -5 बटे -8। तो देखिए इसमें हम क्या देख रहे हैं कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, ठीक है, यानी a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। तो इस कंडीशन में आप जानते हैं कि क्या कैसा हल मिलता है आपको, अद्वितीय हल, ठीक है,
अद्वितीय हल। अद्वितीय हल कहने का मतलब केवल एक हल, और इसका जो ग्राफीय निरूपण होगा कैसा होगा आपका, प्रतिच्छेदी रेखा। कैसा रेखा, प्रतिच्छेदी, लिख लीजिए प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा। अब देखिए अद्वितीय हल के कंडीशन में आपको इसमें कहा रहा है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसका हल ज्ञात करें, ठीक है, यानी वज्र गुणन विधि से इसका हल ज्ञात करना है। कौन सी विधि से, वज्र गुणन विधि से, ठीक है, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, लिख लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ठीक है। तो इस मेथड से सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए, देखिए लास्ट में हम क्या निकाल के आए थे, ये वाला जो कंडीशन है ना, ये वाला ग्राफ आपको ये याद रखना होगा बस, ठीक है। इसी पे पूरे प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिए। देखिए वज्र गुणन विधि में हम क्या करते हैं, जानते हैं कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ऊपर x, एक तरफ आपको y और फिर आपको 1, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिए, दोनों साइड में आपको b1/b2 लिखना है, b1 b2, इधर भी आपको लिखना है b1 b2, ठीक है। और देखिए b के बाद क्या होता है, आप जानते हैं b के बाद c होता है, तो लिखेंगे इधर c1, इसमें c2, ठीक है। इधर b के पहले क्या होता है, तो आप जानते हैं a1 और a2, b के बाद c और b के पहले a, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें करिए, तो क्रॉस गुना करेंगे, यानी b1 एक ऊपर से नीचे आएंगे, एक बार नीचे से ऊपर जाएंगे, इसी प्रकार से एक बार ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार से आप इसको सजाइए, ठीक है। तो देखिए b1 b2 कितना है, b1 है आपका 1 और b2 है आपका 2, ठीक है, बीच में है x। फिर इधर है c1 c2, c1 कितना है आपका -5 और c2 कितना है आपका -8। फिर है बीच में y, a1/a2, a1 कितना है आपका 2 और a2 है आपका 3, ठीक है। फिर बीच में है आपका 1 और इधर है आपका c1 c2, सॉरी b1 b2, b1 कितना है आपका 1 और b2 है आपका 2, ठीक है। अब क्रॉस गुना करिए, देखिए क्रॉस गुना करेंगे, इधर 1 गुने -8 और 2 गुने -5, बीच में साइन माइनस होगा, फिर -5 गुने 3 और फिर -8 गुने 2, फिर साइन बीच में माइनस होगा, फिर 2 गुने 2 और फिर 3 गुने 1, यानी लिखेंगे इसमें x/1 गुने -8 फिर माइनस, ठीक है, फिर 2 गुने -5। इसी प्रकार से इसमें क्या लिखेंगे, y/-5 गुने 3 और फिर -8 गुने 2, ठीक है, फिर बराबर 1/ लिखेंगे 2 गुने 2 -3 गुने 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज में इसको सॉल्व करते हैं। देखिए लिखेंगे x/, देखिए इधर कितना निकल के आ रहा था मान आपका, x/1 गुने -8 करने पे -8, इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 गुने 5 करने पे 10, यानी -8 + 10 बराबर y/, क्या होगा, -5 गुने 3 करने पे -15, फिर माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16, यानी लिखेंगे -15 + 16 बराबर 1/, इसमें देखिए मान क्या निकल के आ रहा है, 2 दूनी 4 -3 = 3, यानी लिखेंगे 4 - 3, ठीक है। यानी क्या निकल के आया, x/10 में से 8 माइनस करने पे 2 बराबर y/16 में से 15 माइनस करने पे 1 बराबर 1/4 में से 3 माइनस करने पे 1, यानी क्या निकल के आ गया, x/2 बराबर y/1 बराबर 1/1 करने पे मान 1 आएगा। अब हम एक बार x/2 को 1 के बराबर करेंगे, एक बार y/1 को 1 के बराबर करेंगे, क्योंकि तीनों एक दूसरे के बराबर है, तो लिखेंगे x/2 बराबर 1, तो यहाँ से देखिए x का मान क्या निकल के आ जाएगा आपका 2 गुने 1, तो 2 गुने 1 करने पे मान क्या आएगा आपका 2। इसी प्रकार से एक बार लिखेंगे y/1 बराबर 1, तो y का मान क्या हो जाएगा 1 गुने 1, यानी y बराबर भी मान क्या निकल के आ गया आपका 1 निकल के आ गया। तो इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमने इस समीकरण में x और y का मान निकाला, ठीक है। आपको जो समझना है ना बस यही समझना है, ये अगर आपको याद रहा ना तो आप आसानी से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बीच में साइन बस यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है, लिख लेंगे, ये याद होना चाहिए। पहले दोनों छोर पे b1/b2 लिखेंगे, b1 b2, b के बाद c और b से पहले a, इतना याद रखना है, b के बाद c और b से पहले a, ठीक है। बीच में क्या है आपका x, फिर y और फिर 1, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 को। पहले आप 1-2 प्रश्न को अच्छे से समझिए। चलिए प्रश्न संख्या 2 को देखिए, सॉरी प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने।
3x माइनस 5y बराबर 20, तो इसको लिखेंगे 3x माइनस 5y, इधर प्लस 20 है, इधर आएगा तो माइनस 20 बराबर 0। इसमें लिखेंगे 6x माइनस 10y, इधर प्लस 40 है, इस साइड आएगा तो क्या होगा माइनस 40 बराबर 0। ठीक है, देखिए इसमें a1 a2 और b1 b2 का मान निकालते हैं। देखिए c1 c2 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हल करने के लिए बस ये कंडीशन मिलना चाहिए, a1 बटे a2 बराबर नहीं हो b1 बटे b2। ठीक है, ये कंडीशन, तो आप a1 बटे a2 और b1 बटे b2 निकाल के चेक कर सकते हैं। तो देखिए इसमें a1 का मान क्या निकल के आएगा, तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और इधर होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो देखिए a1 का मान कितना निकल के आएगा 3, और a2 का मान इससे 6। ठीक है, फिर देखिए b1 का मान क्या होगा -5, और b2 का मान क्या होगा आपका, इधर इसमें दिया हुआ है -10। अगर c1 निकालते हैं तो c1 का मान -20 और c2 का मान आपका -40। तो हम इस प्रकार से क्या देख रहे हैं, तीनों का अनुपात निकालिए। तो लिखेंगे a1 बटे a2, यानी कितना निकल के आएगा आपका 3 बटे 6, कैंसिल आउट होगा, यानी 1 बटे 2। इसी प्रकार से निकालिए b1 बटे b2, तो b1 कितना है आपका -5 बटे b2 है -10, कैंसिल आउट होगा, क्या होगा 1 बटे 2। c1 बटे c2 करिए तो कितना मान निकल के आएगा आपका -20 बटे -40, माइनस से माइनस कैंसिल, 20 एकाएँ 20, 20 दूनी 40, यानी 1 बटे 2। यानी हम क्या देख रहे हैं, तीनों बराबर आ रहा है, यानी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो इस कंडीशन में आप जानते हैं कि इस समीकरण में कितने हल निकलते हैं, अनेक हल। तो इस कंडीशन में समीकरण का कितना हल होगा, तो आप जानते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, अनेक हल। और आपको प्रश्न में कहा है कि अद्वितीय हल के कंडीशन में ही आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसका हल ज्ञात करें। तो चलिए इसमें भी हल ज्ञात नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने, x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, और फिर दूसरा समीकरण है 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। तो देखिए समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इसका होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इसमें देखिए a1 बटे a2 कितना मान निकल के आएगा, तो a1 का मान होगा यहाँ से 1 बटे a2 का मान 3, यानी 1 बटे 3। फिर देखिए b1 बटे b2 का मान क्या निकल के आएगा, तो b1 का मान इधर b1 का मान है -3, अब बटे b2 का भी मान है -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 खत्म, 1। यानी हम क्या देख रहे हैं, a1 बटे a2 का मान 1 बटे 3 निकल के आया, और b1 बटे b2 का मान 1, जो कि एक दूसरे के बराबर नहीं है। यानी लिखेंगे a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। ठीक है, तो इस कंडीशन में समीकरण के कितने हल होते हैं, तो आप कहिएगा अद्वितीय हल। ठीक है, और अद्वितीय हल कहने का मतलब केवल एक हल, केवल एक हल। ठीक है, और केवल एक हल के कंडीशन में ही आपको इसमें वज्र गुणन विधि से इसका मूल ज्ञात करना है, इसका हल करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम वज्र गुणन विधि में जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपको किस प्रकार से सजाना होगा। पहले दोनों छोर पे लिखना होगा b1 b2। ठीक है, आराम से समझिए, दोनों छोर पे क्या लिखना होगा, b1 b2। b के बाद क्या होता है, तो आप जानते हैं c होता है, तो c1 c2, और b से पहले क्या होता है, तो आप जानते हैं a होता है, तो यानी a1 a2। ठीक है, बस आपको सजाने के लिए आना चाहिए। फिर देखिए बीच में रखेंगे x, इसके बीच में y, और यहाँ पे 1। ठीक है, x y और 1, और क्रॉस गुना करिए। ठीक है, तो क्रॉस गुना यानी b ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, और बीच में साइन माइनस, फिर ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, फिर इसमें भी वही काम, ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, और बीच में साइन माइनस, तीनों में माइनस साइन रहेगा बीच में। ठीक है, तो चलिए हम इसको सजाते हैं पहले। ठीक है, तो देखिए आपका b1 b2 क्या है, देखिए प्रश्न में b1 b2 कितना है, b1 भी आपका -3 है, और b1 भी -3 है, और b2 भी -3 है। दोनों छोर पे लिखेंगे -3, इधर भी -3। ठीक है, और देखिए b के बाद c1 c2, तो c1 कितना है इसका -7, और c2 है -15, तो इधर रखेंगे -7, इसमें -15। फिर b से पहले a, तो a का है आपका a1 1, a2 है 3, यानी 1 और 3। ठीक है, अब देखिए बीच में क्या होगा आपका, इधर इसमें x, इसमें होगा y, और इधर आपका 1, और क्रॉस गुना होगा, यानी ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, फिर इसमें भी वही काम। ठीक है, चलिए, और साइन क्या करेंगे बीच में माइनस का।
ठीक है। तो चलिए लिखेंगे x बटे क्या होगा -3 गुने -15, -3 गुने -15, फिर साइन माइनस बटे क्या होगा -3 गुने -7, -3 गुने -7, ठीक है। फिर इसी प्रकार से लिखेंगे y बटे -7 गुने 3 ऊपर से नीचे, ठीक है, और फिर नीचे से ऊपर, फिर साइन है माइनस, फिर -15 गुने 1, -15 गुने 1, फिर बराबर 1 बटे क्या होगा 1 गुने -3, 1 गुने -3, फिर साइन माइनस, फिर नीचे से ऊपर यानी 3 गुने -3, 3 गुने -3, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे x बटे -3 गुने -15, माइनस माइनस प्लस 15 3 45, फिर देखिए इधर 3 माइनस है, 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस, ठीक है, यानी माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ तक तो प्लस हुआ, फिर इधर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, माइनस 7 21, बराबर लिखेंगे y बटे, इसमें देखिए -7 गुने 3 करने पर मान कितना आएगा -21, इधर -15 गुने 1, देखिए माइनस माइनस प्लस 15 गुने 1 करने पे 15, बराबर 1 बटे इधर 1 गुने -3 करने पे -3, इधर माइनस माइनस प्लस 3 3 9, ठीक है, यानी कितना निकल के आ गया आपका x बटे इधर 45 में से 21 माइनस करने पे मान कितना आएगा, 5 में से 1 घटाएंगे 4 और 4 में से 2 घटाएंगे 2, यानी x बटे 24 बराबर y बटे इधर -21 प्लस 15 करने पे -6 बराबर 1 बटे 9 में से 3 घटाने पे मान कितना आएगा 6, ठीक है। यानी क्या निकल के आ गया आपका x बटे 24 बराबर y बटे -6 बराबर 1 बटे 6, y बटे -6 बराबर 1 बटे 6, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तीनों एक दूसरे के बराबर है, किसी दो को एक दूसरे के बराबर कर सकते हैं, यानी x बटे 24 को एक बार 1 बटे 6 के बराबर करेंगे, एक बार y बटे -6 को 1 बटे 6 के बराबर करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे x बटे 24 बराबर 1 बटे 6, तो x बराबर कितना मान निकल के आएगा, इधर 24 भाग में है, इधर आएगा तो गुना होगा, यानी 1 बटे 6 गुने 24, देखिए कैंसिल आउट हो रहा है ये दोनों, यानी 6 का 6, 6 चौक 24, यानी x का मान कितना निकल के आ गया, इसमें 4 निकल के आया, ठीक है। इसी प्रकार से एक बार इसको इसके बराबर करें, y बटे -6 को 1 बटे 6 के बराबर, यानी लिखेंगे y बटे -6 बराबर 1 बटे 6, इधर -6 गुना में है, इधर आएगा तो भाग होगा, यानी लिखेंगे 1 बटे 6 गुने -6, तो देखिए 6 -6 कैंसिल होगा, इधर ये दोनों कैंसिल होके मान ऊपर कितना बचा आपका -1, यानी y बराबर कितना निकल के आ गया आपका -1 निकल के आ गया, ठीक है। y का मान -1 निकला और x का मान 4 निकल गया, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार से हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कुल 2 प्रश्न को सॉल्व किए, ठीक है। बाकी जो 2 प्रश्न थे उनमें तो एक का अपरिमित रूप से अनेक हल आ गया था और एक का कोई हल निकल के नहीं आया था, ठीक है। तो अगर आप एक बार में नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप आराम से वीडियो को रोक के पहले आराम से समझने की कोशिश करिए, नहीं हो तो वीडियो को दोबारा देखिए, ठीक है। तो चलिए अब हम प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में टोटल 2 प्रश्न है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप VVI कर ले, ठीक है। तो चलिए हम दोनों प्रश्न को बारी बारी से कवर करते हैं। आपके सामने फर्स्ट प्रश्न है, देखिए a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कैसे हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और आपके सामने 2 चर वाले रैखिक समीकरण दिए हुए हैं, क्या, पहला है आपका 2x + 3y बराबर 7, तो इसको लिखेंगे 2x + 3y, इधर +7 है, इस साइड आएगा तो -7 बराबर 0, ये आपका समीकरण 1 हो गया। और 2 चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप से अगर इसकी तुलना करते हैं तो लिखेंगे इसके नीचे a1x + b1y + c1 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से देखिए a1 का मान निकल के आ गया आपका 2, b1 का मान निकल के आ गया आपका 3 और c1 का मान निकल के आ गया आपका -7, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे दूसरा समीकरण क्या है, a - b × x, लिखिए a - b × x प्लस a + b × y, इधर टोटल टर्म मान लीजिए प्लस में है, ठीक है, ये प्लस में है, इस साइड आएगा तो ये टोटल टर्म क्या, इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी माइनस ब्रैकेट में 3a + b - 2 बराबर 0। इसमें अगर समीकरण से तुलना करते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप से अगर तुलना करते हैं तो लिखेंगे a2x, व्यापक रूप लिखिए a2x + b2y + c2 बराबर 0। तो इसमें देखिए a2 का मान क्या होगा, a - b, b2 का मान क्या होगा आपका a + b और c2 का मान क्या होगा आपका माइनस ब्रैकेट में 3a + b - 2, ठीक है।
तो हमने क्या किया, आराम से सबसे पहले a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 का मान मालूम कर लिए। अब आप जानते हैं प्रश्न में आपको दे रखा है कि इस रैखिक समीकरण का जो युग्म है ना, ये रैखिक समीकरण युग्म का जो हल है अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए आप जानते हैं क्या कंडीशन होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर क्या होता है, c1/c2। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है। तो चलिए अब हम बारी बारी से इसमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान पुट करते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। देखिए a1/a2 करेंगे तो a1 का मान आपको निकल के आया है 2, अब बटे a2 का मान a-b बराबर b1/b2 करने पे मान कितना आएगा, 3/a+b और c1/c2 मान करने पे कितना आएगा, -7 बटे माइनस ब्रैकेट में 3a + b - 2। ठीक है, ये ऐसा आपको प्रश्न में ही कहा है कि तीनों एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं। अगर अपरिमित रूप से अनेक हल कह रहा है तो इसका मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एक बार इन दोनों समीकरण को बराबर कर दीजिए और एक बार इन दोनों समीकरण को बराबर कर दीजिए। ठीक है, तो आपका इससे a और b का मान आराम से निकल जाएगा। तो एक बार लिखेंगे 2/a - b बराबर 3/a+b। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्रॉस गुना करिए, क्रॉस गुना करने पे क्या आएगा, एक बार 2 को a+b से गुना करेंगे, एक बार 3 को a - b से, तो गुना करिए, 2 गुने a करने पे 2a अब प्लस 2 गुने b करने पे 2b बराबर इसी प्रकार से 3 गुने a 3a माइनस 3 गुने b 3b। ठीक है, तो b वाले को एक साथ a वाले को एक साथ करिए, तो 2b इधर -3b है, इस साइड आएगा तो +3b, इधर 3a अपने स्थान पे, इधर +2a, इस साइड आएगा तो -2a होगा। यानी 3a में से 2a माइनस होगा तो क्या मान निकल के आएगा आपका a। इधर आप देखिए 2b + 3b करने पे मान कितना आएगा 5b, यानी a बराबर क्या निकल के आ गया आपका 5b निकल के आया। ठीक है, एक तो a का मान आप 5b निकाले, इसको आप समीकरण 1 मान लें। ठीक है, और एक बार क्या बराबर करेंगे, 3/a+b बराबर -7 बटे माइनस ब्रैकेट में 3a + b - 2। ठीक है, अब देखिए हम क्या देख रहे हैं, इधर ऊपर नीचे माइनस है तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, यानी 3/a के स्थान पे आप मान कितना रखेंगे 5b। ठीक है, चूंकि a बराबर क्या निकल के आया है 5b, तो a के स्थान पे 5b रखिए, तो होगा 3/a के स्थान पे 5b + b बराबर 7/3 a के स्थान पे रखिए 5b, तो 5b 3 गुने 5b अब +b - 2। ठीक है, यानी इसको एक चर में हम लेके चले आए। ठीक है, यानी b के चर में लेके चले आए, तो लिखेंगे 3/5b + b करने पे कितना होगा 6b बराबर 7 इधर 5 तिहाई 15b अब +b - 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या निकल के आएगा मान आपका 3 देखिए कैंसिल आउट हो रहा है, 3 इकाई 3 3 दूनी 6, यानी 1/2b बराबर 7/15 1 16b अब -2। ठीक है, यहाँ भी क्रॉस गुना करिए तो क्या मान निकल के आ जाएगा आपका 16b - 2 बराबर 7 दूनी 14b। ठीक है, इधर 14b प्लस में है, इस साइड आएगा तो क्या होगा माइनस में, यानी 16b - 14b बराबर इधर -2 है, इधर आएगा तो +2 होगा, यानी 16b में 14b माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा आपका 2b बराबर 2। तो b का मान क्या हो जाएगा 2/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी b का मान क्या निकल के आ गया आपका 1। इस प्रकार से आपका b का मान 1 निकल के आया। अब इस क्या करें, इस b के मान को समीकरण 1 में रख दें। ठीक है, समीकरण 1 क्या है आपका a बराबर 5b, तो समीकरण 1 में b का मान रखने पर आपको a का मान मालूम हो जाएगा, तो लिखेंगे, देखिए इधर लिख दे रहे हैं। ठीक है, समीकरण 1 में b का मान रखने पर, b का मान रखने पर, ठीक है, देखिए समीकरण 1 क्या है आपका a बराबर 5b, तो b के स्थान पे 1 रखेंगे, यानी 5 गुने 1, यानी 5 गुने 1 करने पे मान कितना आएगा आपका 5, यानी a बराबर कितना मान निकल के आ गया आपका 5 निकल के आ गया। तो चलिए इस प्रकार से इस प्रश्न में a का मान आपका 5 निकल के आया और b का मान 1, यही आपको निकालना था, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। ठीक है, कोई हल नहीं है। समीकरण क्या है आपका 3x + y बराबर 1, इधर +1 है, इस साइड आएगा तो -1 होगा बराबर 0। और दूसरा समीकरण क्या होगा आपका 2k - 1 × x
प्लस के माइनस 1 इंटू वाई, इधर प्लस 2k प्लस 1 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस होगा, यानी माइनस 2k प्लस 1, ठीक है, बराबर 0। तो चलिए इसमें रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप से तुलना करिए, क्या होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, यानी इसमें a1 का मान कितना निकल के आएगा आपका 3, b1 का मान आपका 1 और c1 का मान -1। अब देखिए इसका दूसरा समीकरण से अगर तुलना करेंगे तो दूसरा समीकरण क्या होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है, यानी a2 का मान 2k माइनस 1, b2 का मान आपका k माइनस 1 और c2 का मान क्या हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट में 2k प्लस 1, ठीक है। और प्रश्न में कहा रखा है कि इसका कोई हल नहीं है, ठीक है, कोई हल नहीं है, इस रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है का कंडीशन में, कोई हल नहीं है तो इस कंडीशन में क्या होता है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, ठीक है। तो अब क्या करें कि इन दोनों को बराबर कर दें, ठीक है, यानी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 से आप k का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए हम मान पुट करते हैं इसमें, तो a1 का मान कितना है आपका 3 बटे a2 का मान कितना है 2k माइनस 1 बराबर b1 का मान है आपका 1 बटे b2 का मान क्या है k माइनस 1, ठीक है। तो इसमें क्रॉस गुना करिए, तो क्रॉस गुना करने पे क्या होगा 3 इंटू के माइनस 1 बराबर 1 गुने 2k माइनस 1। तो 3 से अगर k माइनस 1 में गुना करेंगे कितना आएगा 3k माइनस 3 बराबर 1 से गुना करने पे मान वही रहेगा, यानी 2k माइनस 1। इधर प्लस 2k है, इस साइड आएगा तो माइनस 2k होगा, इधर -3 इधर आएगा तो +3, यानी क्या मान निकल के आ गया आपका 3k में 2k माइनस करेंगे तो क्या होगा k बराबर 3 माइनस 1 करने पे मान कितना आएगा 2, यानी k बराबर क्या मान निकल के आ गया आपका 2 निकल के आया, ठीक है। और यही प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि k के किस मान के लिए, यानी 2 मान के लिए इस रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, ठीक है। यानी जब हम इसमें k का मान 2 रखेंगे तो ये आपका इस कंडीशन में आ जाएगा, यानी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। अच्छा चलिए आपसे एक प्रश्न करते हैं कि कोई हल नहीं होने के कंडीशन में इस समीकरण का ग्राफीय निरूपण कैसा होगा। चलिए बताइए कैसा होगा ग्राफीय निरूपण, अगर इस समीकरण का कोई हल नहीं है तो इसका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा। तो आप कहिएगा कि कोई हल नहीं है तो इसका मतलब इसका दोनों जो ग्राफ होगा ना कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा। मतलब कभी नहीं प्रतिच्छेद करने का मतलब क्या है कि दोनों जो रेखाएं होंगे, दोनों जो ग्राफ होंगे एक दूसरे के समानांतर होंगे, दोनों समीकरण के ग्राफ एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है। पैरेलल होंगे तभी तो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, और जब पैरेलल होंगे तो प्रतिच्छेद नहीं करेंगे तो इसका कोई हल नहीं होगा। प्रतिच्छेद करने पे ही तो हल निकलता है ना। जैसे देखिए अगर प्रतिच्छेदी रेखा होता है तो एक दूसरे को एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, संपाती रेखाएं हैं तो एक दूसरे पे ही रेखाएं आश्रित हैं तो अनेकों जगह पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो इसलिए इसका अनंत हल हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप रिपीट करें, बार बार इस चीज़ को पढ़ें, ठीक है, याद रखें। आपका इससे एग्जाम में कम से कम 4 से 5 अंक का प्रश्न तो रहता ही रहता है, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।